नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शुरू होने वाली है शारदीय नवरात्रि। इस बार नवरात्रि का महापर्व 26 सितंबर यानी कि सोमवार से शुरू होगा और 5 अक्टूबर बुधवार तक मनाया जाएगा। फिर 10वें दिन दुर्गा मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा इस बार हाथी में सवार होकर आ रही है। ऐसे में व्रत जो है फलदायी होगा। अगर आप भी इस बार व्रत रखने की सोच रहे हैं तो सभी चीजें पहले से रख लें, जिससे नवरात्रि में पूजा के समय किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को बोनस देने की तैयारी, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया भरोसा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को यह भरोसा दिलाया कि झारखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा। बिजली, पानी और शौचालय समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपके सुरक्षित भविष्य के लिए मानदेय एवं सुविधाओं को लेकर सरकार आगे भी ठोस निर्णय लेती रहेगी। इतना ही नहीं, संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि आपको बोनस दिया जा सके। इस अवसर पर सेविका और सहायिकाओं ने राज्य सरकार द्वारा चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी दीदियों की समस्या को लेकर हमें काफी पीड़ा होती थी। जब आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी तो हमने यह निर्णय लिया कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इसी कड़ी में हमने आपके लिए नई मानदेय और सेवा शर्त नियमावली बनाई ताकि आप और आपके परिवार और आने वाले पीढ़ी को बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य दे सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कोई दैनिक कर्मी हो या अनुबंध कर्मी या अस्थायी कर्मी, जो भी सरकार को अपनी सेवा दे रहा है, उन सभी की समस्याओं की चिंता सरकार को है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। इसी कड़ी में अब तक सरकार ने कई निर्णय भी लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है तब से सड़कों पर आपको आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम आपकी मांगों को पूरी संवेदना और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री की नाराजगी के बाद रेल सेवा विभाग सहायक अध्यापकों को मिलेगा 2 माह का बकाया मानदेय। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सहायक अध्यापकों यानी कि पारा शिक्षकों को जुलाई और अगस्त माह का मानदेय भुगतान हो सकेगा। गुरुवार को वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर स्वीकृति दे दी। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को ही अधिकारियों के साथ बैठक कर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं होने के कारण सहायक अध्यापकों यानी कि पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने हर हाल में सहायक अध्यापकों को दुर्गा पूजा के पहले जुलाई और अगस्त माह के बकाया मानदेय भुगतान करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इस दिशा में कार्रवाई की गई। झारखंड में 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगी कन्या अभियंता नियुक्ति की दोबारा परीक्षा। कन्या अभियंता की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 दोबारा होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी। यह परीक्षा 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक विभिन्न तिथियों को होगी। परीक्षा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद तथा हजारीबाग के निर्धारित केंद्रों पर होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में आयोग द्वारा सूचना बाद में जारी की जाएगी। आप सबको बता दूं कि यह परीक्षा 3 जुलाई को ही आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण आयोग को परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा था। आयोग ने 25 जुलाई को परीक्षा रद्द होने की सूचना जारी की थी। बता दें कि 3 जुलाई को हुई परीक्षा संपन्न होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही लीक होने की शिकायत आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी से मिलकर की थी। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर आंदोलन भी किया था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपने स्तर से इसकी जांच कराने के बाद रांची जिले के नामकोम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए इसकी जांच की तो प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हुई। इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। यह परीक्षा 3 जुलाई को रांची, बोकारो एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पुलिस ने 23 जुलाई को रंजित मंडल नामक एक व्यक्ति को ओडिशा के क्योंझर से गिरफ्तार भी किया था। हेमंत सोरेन पर बरसे झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, कहा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार लोगों की आंख में धूल झोंक रही है। 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार की वादा खिलाफी के कारण झारखंड के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि अपने परिवार और नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में पिछले 2.5 वर्ष में झारखंड के जल, जंगल और जमीन के साथ साथ खनिज संपदा की जमकर लूट हुई है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज जैसा पिछड़ा जिला इसका उदाहरण है। रघुवर दास ने कहा कि एक जिले से ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच में 1400 से 1500 करोड़ रुपए के अवैध उत्खनन की बात सामने आई है। इसमें मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि का नाम सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के इन कारनामों के कारण झारखंड के लोग सरकार से काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की नाराजगी और आक्रोश को दबाने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हेमंत सोरेन सरकार हर रोज नई लोक लुभावनाएं घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान और आरक्षण नीति की घोषणा भी इसी का हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 अप्रैल 2015 को सर्वदलीय बैठक की, सामाजिक संगठनों से परामर्श लिया, झारखंड के बुद्धिजीवियों से भी विचार विमर्श किया। झारखंड हाईकोर्ट के सुझावों को ध्यान में रखते हुए 7 अप्रैल 2016 को स्थानीयता को परिभाषित करते हुए उस नीति को नियोजन की नीति से जोड़कर भारी संख्या में झारखंड के बच्चों को नौकरी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय निवासियों को इस तरह से परिभाषित किया था कि किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने संबंधित निर्णय लिया है और इनको भी पता है इसे लागू करना कोर्ट की अवमानना होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री 23 मार्च 2022 को इसकी वैधानिकता के बारे में राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 1932 वाली स्थानीयता की नीति को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के बाद लागू किया जाएगा, जो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीयता का मामला हो या आरक्षण का मामला, यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। साथ ही इस नीति को नियोजन से भी नहीं जोड़ा गया है। इसलिए स्पष्ट है कि सरकारी नियुक्तियों में भी वर्तमान में झारखंड वासियों को 1932 अथवा स्थानीयता का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। 5 लाख नौकरी देने के वादे को पूरा नहीं करने के कारण सरकार के प्रति प्रदेश के युवाओं में रोष है। इसलिए यह स्थानीय नीति लोगों को उलझाने, लटकाने और भटकाने की नियत से घोषित की गई है। 1932 के खतियान पर सरकार में घमासान, विधायकों को मनाने में जुटे हेमंत। झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति परिभाषित करने संबंधित राज्य सरकार के निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष को एकमत करने में जुटे हैं। इस संबंध में कांग्रेस की तरफ से आपत्ति आने को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने बैठक में आश्वस्त किया कि सबकी बातें सुनकर उसी मुताबिक निर्णय होगा। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। आप सबों को बता दूं कि गीता कोड़ा एवं उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 1932 को स्थानीयता का आधार बनाने का विरोध किया है। आप सबों को बता दूं कि कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा का तर्क है कि झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में बाद में सर्वे हुआ है, इस आधार पर जमीन के अंतिम सर्वे के वर्ष को आधार बनाना चाहिए। कोड़ा दंपति ने इस पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। कहा है कि सरकार ने अपना फैसला संशोधित नहीं किया तो कोल्हान प्रमंडल में आंदोलन करेंगे। आप सबको बता दूं कि कोड़ा दंपति खतियान आधारित स्थानीयता की मांग के पक्ष में है, लेकिन अंतिम सर्वे को ही आधार बनाने की बात पर अड़े हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद गीता कोड़ा ने बस इतना ही कहा, मैं काफी संतुष्ट हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना। पंकज मिश्रा को लेवी दिए बिना अवैध खनन भी था असंभव, दबदबा इतना कि आयुक्त को भी दी थी धमकी। ईडी ने अवैध खनन की जांच रिपोर्ट में कहा है कि पंकज मिश्रा को लेवी दिए बिना साहिबगंज जिले में अवैध खनन करना भी असंभव था। वह न केवल अवैध खनन करता था बल्कि वैध और अवैध खनन करने वालों से लेवी भी वसूलता था। स्टीमर दुर्घटना पर कार्रवाई के मामले में उसने आयुक्त को भी धमकी दी थी। स्टोन चिप्स और बोल्डर ढोने वाले ट्रकों से प्रति ट्रक 1500 रुपये और मालवाहक पानी जहाज पर स्टोन चिप्स लदे ट्रकों से प्रति ट्रक 500 रुपये की दर से लेवी वसूलता था। आप सबको बता दूं कि उसने सिर्फ एक अवैध खनन क्षेत्र से 42 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि आयकर रिटर्न में 4 से 15 लाख रुपए तक की ही आमदनी होने का उल्लेख किया है।
जांच में ईडी को आयरन स्टोन द्वारा एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को 15 लाख रुपए घूस देने से संबंधित तथ्य भी मिले हैं। इन कार्यों के लिए पंकज मिश्रा अपने राजनीतिक रसूख को भी इस्तेमाल करता था। वह खनन करने वालों से लेवी वसूलने के लिए बच्चू यादव, दाऊ यादव को भी संरक्षण देता था। उग्रवादी संगठनों में वर्चस्व की जंग, जेजेएमपी के एरिया कमांडर विकास लोहरा की रांची में गोली मारकर हत्या। झारखंड में उग्रवादी संगठनों के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई। राजधानी रांची के बुडुम थाना क्षेत्र में एक उग्रवादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बुडुम थाना क्षेत्र के सारले निवासी जेजेएमपी के एरिया कमांडर विकास लोहरा की तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी उग्रवादियों ने गुरुवार की रात करीब 10 बजे हत्या कर दी। बुडुम थाना क्षेत्र के महवाखुरा गांव के पास झारखंड जनमुक्ति परिषद के एरिया कमांडर विकास को 3 गोली मारी गई। उसके हाथ, सीना और पीठ में एक एक गोली लगी थी। सीने में लगी गोली पीठ को चीरते हुए पार कर गई थी। घटनास्थल पर ही विकास की मौत हो गई। आप सबको बता दूं कि जानकारी के अनुसार विकास रात में अपने घर से मोटरसाइकिल से महवाखुरा की ओर आ रहा था। इसी दौरान महवाखुरा गांव में कब्रिस्तान के पास पहले से घात लगाकर बैठे हुए टीएसपीसी के उग्रवादियों ने गोली मारकर विकास की हत्या कर दी। सूचना पाकर बुडुम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। झारखंडी के लिए बड़ा झटका, झारखंड ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में देने की तैयारी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भेजा पत्र। भारत सरकार झारखंड के इकलौते ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निदेशक प्रशांत गोयल ने झारखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को इस आशय का पत्र भेजा है। इसमें भारत सरकार की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आईपीओ लाने की जानकारी दी गई है। भारत सरकार झारखंड ग्रामीण बैंक में अपने 50% शेयर में से 34% शेयर निकाल लेगी, केवल 16% शेयर ही रखेगी। 34% शेयर भारत सरकार आईपीओ के माध्यम से बेचेगी। बैंक में बाकी 35% शेयर भारतीय स्टेट बैंक और 15% शेयर झारखंड सरकार के हैं। आप सबको बता दूं कि जानकारों का मानना है कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के निजी प्रबंधन के हाथों में जाने के बाद सुदूर इलाकों में बैंकिंग सुविधा को विकसित करने में दिक्कत आ सकती है। निजी प्रबंधन वित्तीय समावेशन के नाम पर गैर लाभकारी शाखाओं का संचालन जारी रखने पर विचार कर सकता है। इसका सीधा असर खेती किसानी को मिलने वाले ऋण पर पड़ेगा। भारत सरकार की ओर से पत्र आने के बाद झारखंड सरकार के रुख पर सबकी नजर टिकी है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार का भी 15% शेयर है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र को इस संदर्भ में विचार करने का आग्रह कर सकती है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।